गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9th विज्ञान विषय में लेसन नंबर फर्स्ट में हमारे आसपास के पदार्थ के हमने जो टॉपिक पढ़े, अब उन टॉपिकों पर जो जो प्रश्न बनते हैं उनके पाठ्य प्रश्न उत्तरों के हम आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये बनता है, पाठ तो समाप्त है, जो भी लेसन में प्रॉब्लम हो उसको कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन करके हम पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है हम समझाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। अब है पहला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों लगता है, क्यों होता है? मतलब गर्मियों में जो घड़े का या मटके का जल ठंडा क्यों होता है? ठीक, इस प्रश्न का आंसर आपको ढूंढना है। तो इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में अनेक सूक्ष्म छिद्र क्या पाए जाते हैं। मिट्टी के घड़े में क्या पाते हैं? अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। घड़े में भरा पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से बाहर आ जाता है। तो पहली बात यही है कि मिट्टी के घड़े में अनेक क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं? अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। और घड़ों में भरा पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से जब बाहर आता है तो वह वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक, तो पहली बात क्या हुई? मिट्टी घड़े में क्या अनेक छिद्र होते हैं। ठीक, अब इन घड़ों में भरा पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से जब बाहर आता है तो वो क्या होगा? वाष्प बन के क्या होगा? उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के पानी से ली जाती है। मतलब वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा घड़े से ली जाती है। वाष्पीकरण से ऊष्मा के घड़े से ली जाती है, जिससे घड़े का पानी क्या ठंडा हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा है वह किससे ली जाएगी? घड़े से ली जाएगी। ठीक, इससे घड़े का पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। गर्मी में घड़े का पानी ठंडा लगता है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, गर्म या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? मतलब गर्मियों या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो वही है, गर्म या शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गर्मियों में या शुष्क दिनों में जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जब जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, बढ़ता है। वाष्पीकरण क्या बढ़ेगा? जब जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण प्रक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाती है। तो गर्मियों में तेज धूप पड़ती है तो उससे वाष्पीकरण क्या ज़्यादा होगा। ठीक, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही कूलर क्या अधिक ठंडा महसूस होता है। कूलर के आधार पर हम पानी भरने का बर्तन होता है। एक घनाकार बर्तन में एक फलक बराबर पंखा लगा देते हैं
और उसके तीनों तरफ घास की क्या चटाई लगा देते हैं। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि कूलर के आधार में पानी भरने का पार्ट होता है। कूलर के आधार में क्या होता है, पानी भरने, कूलर की बॉडी जो होती है उसमें अंदर पानी भरते हैं और उसके तीनों तरफ अपना क्या टटे लगा देते हैं, बीच में क्या पंखा लगा रहता है। ठीक, अब वो क्या होता है, जब जब घास पर पंप के द्वारा पानी गिराया जाता है, जब घास पर पंप के द्वारा जब क्या पानी गिराया जाता है तो पंखा क्या करता है, बाहर की हवा को क्या करता है, खींचता है। पंखा क्या करेगा, बाहर की हवा को खींचता है, अंदर खींचता है, तो पानी का वाष्पन क्या होता है, तो पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए ऊष्मा खिंचकर अंदर आने वाली हवा के साथ क्या ग्रहण कर ली जाती है, जिससे हवा क्या ठंडी हो जाती है। बाहर से जब हवा खींचेगा और टटिया में जो पानी गिर रहा है, घास पर पानी गिर रहा है, उससे वो क्या टटिया ठंडी हो जाएंगी और जो अंदर से जो प्राप्त ऊष्मा है पंखे द्वारा खींचेगी बॉडी को, तो हमें क्या ठंडी हवा देती है। ठीक, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, स्नान करने के बाद ठंडक महसूस क्यों होती है, क्यों होती है? स्नान करने के बाद ठंडक क्यों महसूस होती है? ठीक, स्नान करने के बाद ठंडक महसूस इसलिए होती है क्योंकि शरीर पर पड़ा ठंडा पानी, शरीर पर पड़ा ठंडा पानी, शरीर पर पड़ा ठंडा पानी जब वाष्पीकृत होता है, शरीर पर पड़ा पानी वाष्पीकृत होता है तो यह ऊष्मा ग्रहण करता है, तो यह क्या करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है। मतलब स्नान करने के बाद में ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि शरीर पर पड़ा पानी जब वाष्पीकृत होता है तो यह शरीर से क्या है, ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा ग्रहण करने के कारण शरीर कण को क्या ठंडा लगता है। अगला प्रश्न है आपका, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? इसका आंसर ये है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। खुली सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा क्या तेजी होता है। मतलब प्लेट में जो गर्म दूध चाय रखी होती है उसका सतह क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण उसका वाष्पीकरण क्या होता है, तेज़ी से होता है। इसलिए चाय या दूध जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हम चाय पी लेते हैं। अब आता है प्रश्न अगला, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ठीक, तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, मतलब सूती कपड़ों में जल का क्या हुआ, अवशोषण अधिक होता है। अतः हमारा पसीना
अवशोषित होकर, अतः हमारा पसीना अवशोषित होकर आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, शरीर ठंडा महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? ठीक, तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है क्योंकि वहाँ पर पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो वहाँ पानी के कणों में क्या होगा? आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण पानी के कण आसानी से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि इसका तापमान जो होता है कमरे के तापमान से अधिक होता है। ठीक, उबलते हुए जल या भाप में जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है? ठीक, उबलते हुए जल और भाप में जलते हुए तीव्रता किसकी अधिक होती है? उबलते हुए जल या भाप में से जलना भाप का अधिक कष्टदायी होता है क्योंकि भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। ठीक, गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होती है? अधिक ऊष्मा होती है। ठीक, अधिक ऊष्मा होती है। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को पढ़ते हैं, आपके बुक के ही हैं, कि संप्रियता क्या होती है? संप्रियता किसे कहते हैं? ठीक, पहले पढ़ते हैं, स्पंज एक ठोस है। स्पंज का एक ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न संभव है। वो कह रहा है स्पंज एक क्या है? ठोस है, तब भी इसका एक संपीड़न क्या अधिक होता है। क्यों होता है? ठीक, तो क्या इसका आंसर ये, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने गद्दी देखी होंगी, स्पंजों में बहुत के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, जिनमें वायु भरी रहती है, इन मतलब स्पंज में काफ़ी सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी हुई होती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो भरी वायु क्या होगी? बाहर निकल आती है। तो स्पंज में क्या होगा? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब इनमें स्पंज में सूक्ष्म छिद्रों में वायु भरी होती है, जब हम स्पंज को दबाएंगे तो इन स्पंजों के छिद्रों से क्या निकलेगी? वायु बाहर निकलती है। इसी के कारण स्पंज का संपीड़न होता है। मतलब स्पंज का क्या होगा? संपीड़न होता है। ठीक, अब है आपका गैसों की संपीड़ितता। मुख्य प्रश्न है, गैसों की
संपीड़ितता पीड़िता के अधिक होने के उपयोग क्या हैं। मतलब गैसों में संपीड़ितता के अधिक होने के उपयोग कौन कौन से हैं। तो गैसों के संपीड़ितता अधिक होने के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। गैसों में संपीड़ितता अधिक होने के निम्नलिखित क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। ठीक, तो पहला उपयोग है आपका गैसों में संपीड़ितता अधिक होने से निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पर गैसों में संपीड़ितता के आधार पर, ठीक, पहला है इसमें वाहनों में या वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडरों में क्या की जाती है, संपीड़ित की जाती है। जो मतलब जो वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली जो सीएनजी गैस होती है उसको अपन सिलेंडरों में क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, मतलब उसको भरते हैं। ठीक, तो संपीड़ितता अधिक होगी तभी तो क्या उसमें सिलेंडर में क्या भरी जाती है। दूसरा है अस्पतालों को अस्पतालों में मरीज को दी जाने वाली O2 मतलब ऑक्सीजन। अस्पतालों में मरीज को दी जाने वाली O2 भी सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। ठीक, मतलब अस्पतालों में जो मरीज को दी जाने वाली O2 भी क्या सिलेंडरों में क्या भरी जाती है। तीसरी है घरेलू सिलेंडरों में भरी जाने वाली एलपीजी गैस को भी संपीड़ित किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, गैसों की संपीड़ितता अधिक होने पर ये अपन के क्या उपयोग है। गैसों की संपीड़ितता अधिक होगी तभी जाके क्या है, वाहनों के ईंधन में प्रयुक्त होने वाली सीएनजी गैस सिलेंडर में भरी जाती है। मरीजों को दी जाने वाली O2 भी सिलेंडर में क्या संपीड़ित की जाती है, जिसको संपीड़ित अधिक किया जाता है। घरेलू सिलेंडर में एलपीजी अधिक होगी, O2 सिलेंडर संपीड़ित की जाएगी। अब आता है आपका प्रश्न, उबलना व वाष्पन में क्या अंतर है। फैक्ट, एक तो उबलना और एक होता है वाष्पन, में क्या अंतर है। ठीक, उबलना कोई वस्तु या कोई पदार्थ उबलना जो होता है यह एक निश्चित ताप पर होता है। उबलना क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि वाष्पन जो होगा यह प्रत्येक ताप पर होता है। मतलब उबलने के लिए तो एक निश्चित क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वाष्पन तो प्रत्येक ताप पर होता है। दूसरा है उबलना जल्दी होता है। उबलने की कोई वस्तु जब उबल जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो वस्तु उबलती है तो वह जल्दी उबलती है। ठीक, उबलती है। जबकि वाष्पन क्या होता है, धीरे होता है। धीरे वाष्पीकरण, जल के कण क्या धीरे वाष्पीकरण होता है। उबलना संपूर्ण द्रव में होता है। उबलना क्या होगा, संपूर्ण द्रव में होता है। ठीक, वाष्पीकरण केवल ऊपरी सतह में ही होता है। वाष्पीकरण। उबलने में ध्वनि की आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता। नथिंग चेंज, कोई उबलने की आवाज़ ध्वनि नहीं आती है।
तो इस प्रकार क्या हुआ, उबलना व वाष्पन में क्या अंतर हुआ। उबलना एक क्या निश्चित ताप पर होता है, जबकि वाष्पन क्या होता है प्रत्येक ताप पर होता है। उबलना उबलेगा कोई क्वथनांक पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई वस्तु उबलती है। वाष्पन क्या होता है धीरे धीरे होता है। उबलना संपूर्ण द्रव का होता है, जबकि वाष्पन क्या होता है ओनली ऊपरी सतह पर होता है, सरफेस पर होता है। उबलने में ध्वनि में क्या आती है, आवाज़ आती है, जबकि ऐसा वाष्पन में नहीं होता है। तो ये उबलने में क्या हुए, अंतर हुए। अब हम जो प्रश्नों के आपको आंसर बता रहे हैं उनको याद करना, लिखना और पढ़ना, और जो भी समस्या हो जो हमको बताना। इस प्रकार क्या है कि ये पदार्थ हमारे आसपास पदार्थ के जो कण होते हैं उस पाठ के मुख्य आपको प्रश्नों के क्या आंसर बताए जा रहे हैं। हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी, तो इन परिभाषाओं को आपको क्या एक जगह लिखकर याद करना है। तो अधिकांश इस पाठ में क्या परिभाषा है और ठोस और द्रव में क्या अंतर है, उनकी भौतिक अवस्था में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। एक है सूर्य और तारों की चमक किस कारण होती है। सूर्य और तारों की जो चमक होती है वो किस कारण से होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। द्रव्यों में संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक। तापमान का विचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का विचरण पर क्या प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक। तारों में प्लाज्मा क्यों बनती है, तारों में प्लाज्मा उच्च तापमान के कारण बढ़ती है। ठीक। तो इस प्रकार जो हम प्रश्न आपसे वो बता रहे हैं उनको आपको याद रखना है, बताना है। ठीक। गैस अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक। बर्फ़ क्यों पिघलती है, बर्फ़ के पिघलने का क्या कारण है, संघनन की गुरुत्व ऊष्मा क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक। और गलन की गुरुत्व ऊष्मा किसे कहते हैं। कोई ठोस किस प्रकार से पिघलता है, कोई ठोस किस प्रकार से पिघलता है। तो जो भी हमने बोली जो पता, संघनन क्या है, हिमीकरण क्या है। ठीक। तो आप ये दोनों चीज़ें समान लगती हैं। संघनन पहला एक तो संघनन, संघनन पढ़ते हैं। यह प्रक्रम जिसमें वाष्प को ठंडा करने पर, संघनन याद करना, वाष्प को ठंडा करने पर, वाष्प को ठंडा करने पर वह किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक। जबकि संगलन क्या होता है। ठीक। देखने में समान लगते हैं। वह प्रक्रम जिसमें गरम करने पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक। मतलब संघनन तो क्या होगा, वाष्प को ठंडा करना क्या कहलाता है, वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लेकिन समगलन क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर कोई ठोस द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। हिमीकरण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें ठंडा करने पर, हिमीकरण फ्रीजिंग, हिमीकरण क्या है, हिमीकरण। ठीक। तो वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ की अवस्था को ठंडा करने पर, वह प्रक्रम जिसमें कोई ठंडा करने पर द्रव पदार्थ की कोई अवस्था जैसे द्रव अवस्था को ठंडा करने पर वह किस में परिवर्तित हो जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। तो ये तीनों क्या एक जैसे लगते हैं, संघनन, समगलन, हिमीकरण। तो हिमीकरण क्या है, वह प्रक्रम जिसमें कोई ठंडा करने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाए, हिमीकरण कहलाता है। तो हमने जो पाठ में पढ़े हैं उन पाठों को आपको क्या प्रश्नों के आंसर आपको याद करने हैं और आपका पहला लेसन समाप्त। जो भी डाउट्स हो उनको आप नोट करके फ़ोन से पूछ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पर उन प्रश्नों के आंसर हम दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, पहला पार्ट एंड है, अगले चैप्टर हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो बचे कुछ प्रश्नों के आंसर आपको डाउटफुल लगते हैं उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूछें। थैंक यू।